नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं जीआईसी मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले दिन मैंने प्रथम प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट दिया, दूसरे दिन मैंने आपके वैकल्पिक विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया और आज फिर से प्रथम प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। ऐसे कल फिर वैकल्पिक विषय का मिलेगा और 2 ही वीडियो अक्सर पब्लिश होते हैं हमारे, लेकिन आज ये तीसरा वीडियो पब्लिश है। कई लोगों ने कहा कि सर पब्लिश कर दीजिए, मैंने देखा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर आज एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आज रविवार है, कल लेंगे। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से मैंने आज भी वीडियो पब्लिश किया है। और चलिए आप देखें, यदि आप नए हैं और आज पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर इससे पहले 2 वीडियो पढ़े उन्हें आप देख सकते हैं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पेमेंट कैसे करना है, बैच कैसे ज्वाइन करना है, आपको कैसे चीज़ें मिलेंगी, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से जितनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अब और थोड़ा सा मेहनत करें, 1 महीने और मेहनत करें और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं, एक लाइन की चीज़ें होती हैं, उन्हें रट लेते हैं और रट कर प्रारंभिक परीक्षा तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यही होता है कि लिखें कैसे और क्या लिखें, किस तरीके के प्रश्न आएंगे। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है और वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके के प्रश्न होंगे। पूरा मॉडल पेपर आपके सामने दिया जाएगा और लिखना तो आप ही को है। कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। 40 प्रैक्टिस सेट देंगे, तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वैसे हर वीडियो में आज तीसरा यह वीडियो है, लेकिन इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, समय 2 घंटे होगा। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वैकल्पिक विषय 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें पूरा मैंने पाठ्यक्रम आप लोगों को समझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भेजा जा चुका है सुबह ही। जो हमारे व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हैं उन सबको ये प्रैक्टिस सेट भेजा जा चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर भी लिखकर भेज दिया है। तो कॉपी पेन लेकर आप बैठें और लिखना पड़ेगा, आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा। 5 शब्दों के 5-5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। 1 अंक का 1 है, 5 शब्द हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका 5 अंक का। वृक्ष का पर्यायवाची आपको याद ही होगा, जैसे तरु है, पेड़ है, द्रुम है, विटप है, रूख है। तो इस तरीके से ये वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची तो आपको याद ही होगा, शशि, हिमकर, सुधाकर, राकेश, कलानिधि। तो ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। गणेश का पर्यायवाची बहुत सारे लोगों ने उत्तर भेजा है, वो अपने उत्तर का मिलान जरूर कर लिया करें। लंबोदर, विनायक, विघ्न विनायक विनाशक, गणवदन, गणपति। तो ये सब गणेश के पर्यायवाची होंगे। जंगल का पर्यायवाची कानन, विपिन, अटवी, कातार, अरण्य। तो ये सब जंगल का होगा। स्त्री का पर्यायवाची तो आप जानते होंगे, सभी लोगों को लगभग ये रटा ही होगा। नारी है, वामा है, भामा है, रमणी है, वनिता है। तो ये सब स्त्री के पर्यायवाची होंगे। तो ये हो गया आपका 5 अंक का। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 5 शब्द दिए गए, प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5 अंक। जैसे पुनीत, पुनीत क्या होगा? पुनीत मतलब उत्तम होगा। उत्तम लिख सकते हैं कि गरीबों की मदद करना पुनीत कार्य है। भ्रमर आप पंक्ति भी लिख सकते हैं, अगर पंक्ति आपको याद है आप पंक्ति लिख सकते हैं। भ्रमर का अर्थ होगा भौरा। भौरा फूलों पर मड़रा रहा है या फूलों का मकरंद लेता है। अनल, अनल मतलब क्या होगा? अग्नि। भयानक अनल से बड़ी दुर्घटनाएं गर्मी के दिनों में हो जाती हैं। ईश मतलब भगवान, हनुमान जी के ईश राम सबसे आराध्य है। कनक मतलब सोना। तो इस तरीके से इन शब्दों का आप अर्थ लिखकर और अपने शब्द वाक्यों में इनको लिखना है। ऐसे आगे देखें, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे स्वर्ग का 5 यहाँ पर दिया गया, प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 है तो 5 अंक का होगा। स्वर्ग है तो इसे
नरक हो जाएगा। तिमिर है तो तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों ने भेजा है, आप लोग भी लिखना शुरू करें। और जब तक लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-4 दिन में होने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, अरे प्रथम प्रश्न पत्र बहुत सरल होता है, ये तो कर ही लेंगे, हमारा तो विषय हिंदी है। ऐसी सोच मन से बिल्कुल भी आप निकाल दीजिए। यही सोच लोगों को बहुत नीचे ले जाती है। आपको ऊपर उठना है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, हमको पर्यायवाची सारी रटी है, तद्भव रटा है, तत्सम रटा है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द आता है वो सही कर लेंगे, शुद्ध है शुद्धि सही कर लेंगे। कर लेंगे नहीं, करके दिखाइए। पेपर आपके पास है, प्रतिदिन आप करिए। कर लेंगे नहीं। और अगर ये चीज़ आप सोचते हैं तो यही आपको पीछे ले जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग ना करें कि थोड़ी सी लापरवाही आपको सफलता से दूर ना हटा दे। तो इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अब यहाँ पर 5 शब्द दिए गए और प्रत्येक 1 अंक का होगा, 5 अंक के हो जाएंगे। हरितमा लिखा है, हरितमा नहीं होता है, हरितिमा होता है। ह री ऐसे लिखेंगे आप, हरितिमा। काली दहन, तो काली दहन नहीं होता, काली दहन होता। काली का रहेगा, ल पर आपका छोटी ई की मात्रा रहेगा, काली दहन, काली दहन नहीं। ऐसे साहित्यिक जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये साहित्यिक गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा इस तरीके से आप लिखेंगे, साहित्यिक, ऐसे होगा साहित्यिक। ऐसे प्रदर्शनी लिखा है, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। छोटी ई की मात्रा जो यहाँ पर लगा हुआ है यह गलत होगा। ऐसे होगा आपका प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, बड़ा आ होगा, आगामी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि यह शुद्ध रूप इसका कौन कौन सा होगा, कैसे होगा। निम्न शब्द समूहों के एक एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर भी 5 शब्द है, प्रत्येक 1 अंक का है, 5 अंक आपका हो जाएगा। जिसकी 4 भुजाएं हों उन्हें क्या कहा जाएगा, चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो, इच्छा क्या होगा, जिज्ञासा। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। भविष्य में होने वाला, आगामी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब यहाँ पर भी 5 शब्द दिए गए, प्रत्येक 1 अंक का है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 अंक। आग का हो जाएगा अग्नि, मोर का हो जाएगा मयूर। 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 7 का होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, 7 को लिखा जाता था तत्सम अगर देखें तो स्रोत हो जाएगा। जबकि आजकल जो स्रोत आप लिख रहे हैं वो स्रोत मतलब अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये वह स्रोत नहीं है जो आप लिखते हैं, हम यहाँ पर बात तत्सम की कर रहे हैं। तत्सम लिखा जाता था स्रोत, पोथी को लिखा जाता था ग्रंथ, और चौथा को लिखा जाता था चतुर्थ। तो इस तरीके से ये हो गए आपके तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 7 देखें, निम्न वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 शब्द हैं, प्रत्येक 1 अंक का है, 5 अंक का हो जाएगा। देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम नहीं होता है, अनेक होगा। ध्यान रखना, कहाँ पर गलतियां हैं वो चीज़ आपको सुधारना है। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा। देखिए, सौभाग्यवती नहीं लिखा जाता है कन्या को, सौभाग्यवती नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। सौभाग्यकांक्षिणी लिखा जाता है।
कन्या को सौभाग्यवती नहीं लिखा जाता है। हाँ, जब शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, विवाह के बाद लिखा जाता है, या लिख सकते हैं सौभाग्यवती। किसी महिला के लिए आप सौभाग्यवती तभी लिख सकते हैं जब उसका विवाह हो गया हो। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सौभाग्यकांक्षिणी। समझ में आ गया कि क्या गलती है, शुद्ध रूप क्या होगा। अगला प्रश्न, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। देखिए, जो पत्र मिला है वो धन्यवाद नहीं लिख सकते हैं, आपका धन्यवाद पत्र मिला, ऐसे इसका शुद्ध रूप होगा आपका धन्यवाद पत्र मिला। जब धन्यवाद के लिए वो पत्र लिखा ही गया है तो आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, कोई मतलब ही नहीं है कहने का। आपका धन्यवाद पत्र मिला। अगला है, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। इसका शुद्ध क्या होगा? वो गर्म आग में हाथ सेक रहा था। क्या आग में हाथ सेका जाता है या आग से हाथ सेका जाता है? हाथ सेकने के लिए क्या आग में हाथ आप डाल देते हैं? आग से सेका जाता है, ना कि आग में सेका जाता है। वह आग से हाथ सेक रहा था। वह आग से हाथ सेक रहा था। जब आग है तो गर्म शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है, आग की प्रवृत्ति ही है गर्म होना, तो इसलिए गर्म शब्द नहीं लिखा जाएगा। और आग में नहीं होगा, आग से होगा। वह आग से हाथ सेक रहा था। क्लियर? अगला देखें, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। देखिए, आपका दर्शन, तो आपका दर्शन यहाँ पर किसी के लिए, अगर कोई दर्शन योग्य है, कोई साधु महात्मा है, तो केवल आप उसके चेहरे को देखने नहीं जाते हैं, सिर्फ उसी के चेहरे या किसी एक अंग को देखने नहीं जाते हैं, उसी का दर्शन करने नहीं जाते हैं। मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं। आपके मतलब यह हो जाएगा कि आपके मतलब आपके जो गुण हैं उनका दर्शन। मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं। आपके दर्शन हेतु आया हूं, ध्यान रखना। मैं आपका दर्शन करने आया हूं गलत होगा, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूं। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला प्रश्न, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह भी प्रत्येक एक अंक का होगा। 5 हैं तो इसलिए हो जाएगा 5 अंक। अंधे की लकड़ी यानी बेसहारे का सहारा। कहते नहीं, अंधे की लकड़ी हो ना, आप तो अंधे के लकड़ी हो गए, या आपने अंधे की लकड़ी का काम किया। जैसे कह दिया गया कि फला आदमी का पिता क्या है? अपाहिज है। उसके लिए एक लड़के ने अंधे की लकड़ी, उसके लिए एक लड़के ने अंधे की लकड़ी का काम किया। या मान लिया, कह दिया गया कि अनुज का पिता अपाहिज है, उसके लिए मोहन अंधे की लकड़ी है। ऐसे गूलर का फूल, कहते नहीं क्या इसमें गूलर का फूल पड़ गया है जो समाप्त नहीं हो रहा है? यानी गूलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु, इतनी जल्दी से न प्राप्त होने वाली वस्तु, यानी खाद्य पदार्थों में शुद्धता अब गूलर का फूल होती जा रही है। खेत रहना यानी युद्ध में मारा जाना। जैसे कह दिया गया भारत चीन की लड़ाई में सैकड़ों सिपाहियों को खेत होना पड़ा। नानी याद आना यानी बहुत कष्ट होना। कहते नहीं तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी। कह दिया गया इस तरीके से कि छोटू लाल घर के ही शेर हैं, बाहर जाते उनकी नानी याद आने लगती हैं। ऐसे आकाश पाताल एक करना यानी सभी उपाय कर डालना। पुलिस ने आकाश पाताल एक कर डाला लेकिन अपराधी नहीं मिला। तो इस तरीके से आपको 5 शब्द दिए जाएंगे और इनका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा। आगे दिया गया है
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैराग्राफ होगा। और यहाँ तक आपने देखा कि आपके हो गए 8 प्रश्न और प्रत्येक 5 अंक के हो गए, तो 40 आपका हो गया। अब सामान्य हिंदी में बचा 10 अंक, और वो 10 अंक होगा इस पैराग्राफ से। जो उपरोक्त गद्यांश लिखा अभी पढ़ रहे हैं, उस गद्यांश का भावार्थ जो आप लिखेंगे वो होगा 3 अंक का। भावार्थ क्या होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। रेखांकित 2 पद हैं और उनका अर्थ लिखना है। एक 2.5 अंक का है तो दोनों हो जाएंगे 5 अंक का, और इसका शीर्षक क्या होगा, ये 2 अंक का है तो 5 3 8 2 10, 40 ऊपर हुआ था, 10 ये हो जाएगा, 50 अंक का हो जाएगा। अब यहाँ पैराग्राफ देखें। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य प्रत्येक देश के विकास का प्रतीक होता है। साहित्य में समूची जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठनों, ऐतिहासिक घटना चक्रों तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब दिख जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ, जिनके माध्यम से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाङ्मय में प्रवाहित होने वाली सांस्कृतिक एकता को कभी नहीं ढक सकती। वाङ्मय की आत्मा एक है, वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर इसका भावार्थ क्या होगा, यानी जो पैराग्राफ आपके सामने है, जो गद्यांश आपके सामने है, इस गद्यांश का भाव क्या होगा। अगर हम भावार्थ की बात यहाँ पर करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसका भावार्थ ये होगा कि साहित्य किसी भी देश की संस्कृति को जानने का स्रोत है। भाई किसी भी देश का, अगर आप देश की संस्कृति आपको जानना है तो उस देश के 2-4 साहित्य पढ़ लीजिए, आपको वहाँ की क्या संस्कृति है पता चल जाएगा। तो साहित्य किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए सबसे बड़ा स्रोत वहाँ के साहित्य है, और यह संपूर्ण समाज को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए विकास का भी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वहाँ का समृद्ध साहित्य रहा है। भारतीय साहित्य के अमूल्य ग्रंथों के माध्यम से विभिन्नता में आंतरिक एकता की भारतीय संस्कृतियों की पहचान का अभिज्ञान होता है। तो ये जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, उसका भावार्थ हो गया। अब यहाँ पर जो रेखांकित पूरा पद दिया गया उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, लिखा है। पहला रेखांकित शब्द देखिए, साहित्य प्रत्येक देश का विकास का प्रतीक होता है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि साहित्य के द्वारा भूतकाल को वर्तमान में आत्मसात किया जा सकता है। यानी पहले जो भी हुआ, आज आप कैसे जानते हैं, आप अगर कोई साहित्य पढ़ रहे हैं, जैसे आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आदिकाल में क्या हो रहा था आपको कैसे पता चला, आज वर्तमान में आप कैसे देख रहे हैं, उस समय की साहित्य क्या थी, आज के साहित्य में क्या अंतर है, तो ये आपने कैसे सीखा, ये आपने सीखा कि उस समय का समाज कैसा था, साहित्य से सीखा। तो साहित्य के द्वारा भूतकाल को वर्तमान में आत्मसात किया जा सकता है। इससे मानव के बौद्धिक और सामाजिक प्रगति की सूचना मिलती है। भूतकाल की घटनाओं को वर्तमान में जानकर भविष्य में प्रगति की योजना मनुष्य साहित्य के माध्यम से ही बना सकता है। इसलिए साहित्य प्रत्येक देश के विकास का प्रतीक है। भाई पहले किस तरीके की साहित्य थी, आज किस तरीके की साहित्य है, और आगे लोग कैसा पसंद करेंगे, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसी आधार पर आगे क्या होगा, भविष्य में वैसी योजनाएं लोग बनाते हैं कि ऐसा आगे करेंगे तो बेहतर होगा। और उन्होंने पता कैसे लगाया, साहित्य से लगाया। तो साहित्य प्रत्येक देश के विकास का प्रतीक है। अब दूसरा यहां पर देखते हैं, भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। यानी भारत की पहचान क्या है, तो भारत की पहचान है विभिन्नता में एकता की सद्भावना। यहाँ का साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है।
आप देखें आपके यहाँ भारत की जो भी साहित्य है वो किसी एक भाषा में नहीं, बहुत भाषाओं में लिखा गया है। आप देख लें, उड़िया में, पंजाबी में, बांग्ला में, मराठी में, हिंदी में, तमिल में, तो बहुत सारी लिखा गया है। आप लिख सकते हैं कि लगभग 14-15 भाषाओं में या क्षेत्रीय बोलियों में साहित्य लिखा गया है और सभी का समृद्ध साहित्य है। सब में मानवता की भावना है, सभी का एक ही लक्ष्य है, परोपकार, पुण्याय, पापाय, परपीड़नम। रास्ते भले ही सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात जहाँ सब कुछ प्राप्त हो गया रहता है और कोई अपर्याप्त करने का शेष नहीं रह जाता, और वही है भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान। अब इसके बाद यहाँ जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, जो चीज़ें आपने समझी, अगर इसका शीर्षक लिखने कहा जाए तो क्या शीर्षक होगा? शीर्षक होगा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एकता। साहित्यिक आप लिख लें, साहित्यिक नहीं केवल साहित्य लिखें, साहित्य एवं सांस्कृतिक एकता, एवं सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता हो गया। अब इसके बाद आते हैं जो 50 नंबर का आपका निबंध है, एक हजार शब्दों के 2 निबंध आपको लिखने हैं। एक निबंध आपका 25 अंक का होगा और 2 निबंध लिखने होंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 50 अंक का 2 निबंध। 3-4 निबंध दिए होंगे, या हो सकता है 5 निबंध दिए हों, जिनमें से 2 आपको लिखना है, या हो सकता है कि 250 शब्दों के 500 शब्दों के 4 निबंध लिखने को दे दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, निबंध किस विषय पर होगा वो भी मैंने आपको बताया है। वैसे जहाँ तक है ध्यान रखना, 1000 के 2 निबंध ही आपको लिखने को कहा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, भारत में स्त्री समस्या है, या गंगा सफाई योजना और उसका क्रियान्वयन है, इस पर आपको लिखना है। मान लिया कि आपको लिखना है भारत में स्त्री शिक्षा, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे शिक्षा के बारे में। सबसे पहले आप लिखना, कैसे लिखना शुरू करेंगे, निबंध में क्या लिखेंगे, गौर से सुन लें और लिख कर जरूर भेजें आप, क्योंकि लिखना तो आप ही को है। एक एक लाइन बोल कर नहीं लिखाया जाएगा कि निबंध आप ऐसे बैठ के लिखो। ये लिखना तो आपको है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कि पहले आप लिखेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आप 5-6 लाइन लिख दें और फिर पैराग्राफ छोड़िए। पैराग्राफ छोड़कर फिर आगे लिखिए भारत और अन्य देश में शिक्षा की स्थिति क्या है। भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है और विश्व के अन्य देशों में, यानी विश्व के बाहर और देशों में शिक्षा की स्थिति क्या है, उस पर आप मुश्किल से 4-5 लाइन 6 लाइन जो हो सके वो लिख दीजिए। फिर पैराग्राफ छोड़िए, शिक्षा का प्रसार पर लिखिए कि शिक्षा का प्रसार भारत में कैसे हुआ, वर्तमान में शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, हमारे देश की लगभग कितने प्रतिशत जनता शिक्षित है वो लिखिए। हमारे संविधान में जैसे 45वें अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए, तो आप उसको लिखिए। तो शिक्षा का प्रसार इस तरीके से आप लिखिए। फिर पैराग्राफ छोड़िए और आगे लिखिए शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं, उनके बारे में लिखिए, उनके क्रियान्वयन के बारे में लिखिए। तो 4-5 लाइन आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद फिर लिखना, पैराग्राफ छोड़ दीजिए और फिर लिखना शुरू करिए कि वर्तमान में ही ये स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे भारत में प्राचीन काल से महिलाओं के शिक्षा पर जोर दिया गया।
और महिला शिक्षा के लिए आप उठाएं कि आदिकाल से शुरू करिए, वैदिक काल में आप आइए। वैदिक काल में बहुत सारा अपाला घोषा, बहुत सारी महिलाएं रही हैं, बहुत सारी महिलाओं ने शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया है, वहाँ से आइए। फिर वहाँ से होते हुए आप महाजनपद काल में आएंगे, फिर मुगल काल में आएंगे, तो मुगल काल से ऐसे बढ़ते और वर्तमान काल में आ जाइए, और उस पर 6-7 लाइन बहुत आराम से आपका बन जाएगा। और फिर लाइन छोड़कर निष्कर्ष पर आ जाइए कि किसी भी प्रगतिशील देश के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। और फिर लिख दीजिए कि आज की स्थिति में अगर देखें तो भारत क्या, विश्व में भी शिक्षा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से महिलाएं शिक्षा के बलबूते से ही आगे बढ़ी हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम न फहराया हो। और यही लिखते हुए, यही निष्कर्ष लिखते हुए आप आगे बढ़ें और लिख दीजिए कि यही किसी भी देश का सच्चा विकास और प्रगति है। तो इस तरीके से भारत में स्त्री शिक्षा पर बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। 1000 शब्द बहुत आराम से आप पूरे लिख सकते हैं। ऐसे बेरोजगारी की समस्या की अगर बात करें तो बेरोजगारी क्या है, ठीक वही पैटर्न अपनाइए कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी विकास में कैसे बाधा उत्पन्न करती है। 5-6 लाइन इस पर आप लिखते हुए चले आए। और फिर पैराग्राफ छोड़ दीजिए, जो ये बेरोजगारी है वो बेरोजगारी भारत में कैसी है, और बेरोजगारी की तुलना विश्व के और देशों से भी करिए कि और देशों की क्या स्थिति है और आपके भारत की क्या स्थिति है। 4-5 लाइन इस पे लिखिए, फिर पैराग्राफ छोड़िए और उसके बाद लिखिए कि आखिर इस बेरोजगारी का कारण क्या है। कारण में आप बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। व्यवसाय में कमी लिख सकते हैं, आर्थिक मंदी लिख सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में धीमी गति लिख सकते हैं, उद्योगों में गिरावट लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि लिख सकते हैं। तो इन सब पर एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, तो उस पर आप लिखते हुए चले आए और फिर पैराग्राफ छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप लिख दें कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी के प्रकार पर आ जाइए। बेरोजगारी निवारण के लिए लिख दीजिए पैराग्राफ छोड़कर कि बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षा आवश्यक है, शिक्षा होगा तो इस तरीके से बेरोजगारी जो है वो घटेगी, लोग बेरोजगार कम होंगे, उद्योग में जो गिरावट आ रही उसमें सुधार, यानी जो आपने बेरोजगारी कारण बताया उसी में कुछ में सुधार आप बताते हुए और निवारण पर आ जाइए। तो इस तरीके से 8-10 लाइन आप निवारण पर लिख देंगे। फिर सरकार के द्वारा इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए उस पर लिखिए। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर आप बहुत सारे चीज लिख सकते हैं और फिर निष्कर्ष लिख दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा 1000 शब्द का निबंध। तो इसी तरीके से आप गंगा सफाई योजना पर लिखेंगे, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के बारे में लिखें सबसे पहले, और स्वच्छता में जल स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दें, आप वहाँ से लिखना शुरू करें। और सरकार द्वारा गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई, इससे क्या क्या लाभ हैं, इसके फायदे लिखते हुए और आगे बढ़ जाएं। केंद्र सरकार का क्या योगदान रहा है और अब तक गंगा सफाई योजना के तहत कितना आगे काम हुआ, इन सारी चीज़ों पर लिखते हुए और स्वच्छता, मेन चीज़ सेंटर में आप रखिए जल की स्वच्छता, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। केंद्र बिंदु आपका जल स्वच्छता होना चाहिए और जल स्वच्छता के साथ साथ आप मुख्यतः गंगा नदी को साथ में जरूर लेकर चलें। इसका उद्गम स्थल दिखा दें, उद्गम स्थल, और उद्गम स्थल से ये भी दिखाते चलें कि कहाँ कहाँ पर प्रदूषित होती है, नदी का जल किन कारणों से प्रदूषित होता है, इन सबको दिखाते चलें। 1000 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से निबंध क्या है इसको भी आपको लिख के बताना है। अब कल हम लोग जो बात करेंगे वो होगा आपका वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय पे कल हम लोग बात करेंगे और वो सिर्फ उन लोगों को अब मिलेगा जिनका एडमिशन हो जाएगा। सुबह उन्हीं लोगों को पेपर मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें।
यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आप नए हैं, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यह नंबर लिख लें 80 52 58 4 004। इस नंबर पर आप फ़ोन कर लें या व्हाट्सएप कर लें और इसी पर आपको बता दिया जाएगा कि फ़ीस पेमेंट आपको कैसे करनी है। या दूसरा नंबर है 97 21 46 27 40। सुबह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का जिनका एडमिशन हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं और किसी भी चीज़ को आप हल्के में ना लें, ये भूल कतई ना करें आप लोग। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो में आप लोगों के साथ। बाकी आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है।